गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? देख रहे अपनी भतीजी को, कितनी दिलेरी से आधी रात को घर में लौटी है वो। तो क्या होगा, बेचारी काम से लौटी है। अच्छा, अब वो बेचारी हो गई। अरे कुछ होश के नाखून लें, रात के 12:30 बज रहे हैं। ये कौन सा तरीका है, कौन सा काम हो रहा है ये? सब जानती हूँ मैं, दुनिया देखी है मैंने। ये काम पर से नहीं आवारागर्दी करके आ रही है। बुरी बात है, किसी की बच्ची पे इल्जाम नहीं लगाते, हम भी बेटी वाले हैं। तो क्या करूं? चुप हो जाऊं, जबान सीलूं अपनी, कुछ ना बोलूं मैं? कौन सा जुर्म है मेरा? अरे वो जिसका कसूर है आप उसको तो कुछ नहीं कह रहे। आधी रात को कितनी दिलेरी से वो रिक्शे से उतर के यहाँ आई है। शर्म हया कुछ है नहीं है? अगर तुम चुप नहीं करती तो मैं उठ के चला जाऊं। देखो काशिफ, मुझे वो ड्रेस चाहिए, और वो भी कल के कल। और अगर तुमने मुझे वो ड्रेस नहीं दिलाया ना, तो फिर तुम मुझसे शिकायत मत करना, ठीक है? अच्छा, तो मैं क्या करूँगी? मैं ये करूँगी कि मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊँगी, ठीक है? हाँ, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे हाँ हाँ बाबा, आऊँगी मिलने, लेकिन तुम भी अपना प्रॉमिस याद रखना, ओके? बाय। बेटा, इतनी देर लगा दी, मैं तो परेशानी हो गई थी। लेकिन अम्मी क्यों, आप परेशान क्यों हो गई? सुबह तो मैं आपको बताकर गई थी कि फैक्ट्री में एक मीटिंग है, लेट हो जाऊंगी। बताया तो था बेटा, मैं भूल गई, लेकिन तुमने फिर भी इतनी देर कभी नहीं लगाई। वो फैक्ट्री के बाद मैं आपका मेडिसिन लेने चली गई थी, तो इसलिए और लेट हो गई। और ये रही आपकी मेडिसिन, पूरे 1 महीने की मेडिसिन है ये, और आपने एक दिन भी नागा नहीं करना है। अगर आपने एक दिन भी नागा किया ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूँ। बेटा, जब मैं तुम्हें इतनी मेहनत करते देखती हूँ ना, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं जानती हूँ तुमने इस घर के लिए दिन रात कितनी तकलीफें उठाई हैं। काश तुम्हारे अब्बू जिंदा होते, तो आज तुम इतनी मेहनत करने की बजाय अपने घर की हो चुकी हो। ओफो अम्मी, आपको कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मत किया करें। मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ आपकी खिदमत करती हूँ, और आपकी खिदमत करने में मुझे तकलीफ़ नहीं, सुकून मिलता है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे सुकून तब मिलेगा जब तुम अपने घर की हो जाओगी। मुझे उसकी नौकरी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो जो नौकरी के बहाने सैर सपाटे करती फिरती है ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। हमारे घर में भी जवान बच्ची है, खुदा ना खास्ता कल कला को कुछ हो गया तो मेरी बच्ची पे क्या असर पड़ेगा? आबदा, सामिया ऐसी लड़की नहीं है, तुम उस पर इल्जाम मत लगाओ। बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगा रही, अम्मी ठीक कह रही हैं अब्बू। क्या मतलब? कोई काम के अलावा कहीं और भी जाती है? जी, वो फैक्ट्री के बाद कहीं और भी जाती है। कई बार मेरी दोस्तों ने उसे एक लड़के के साथ देखा है। देख लिया, अब तो आ गया यकीन। अब भी आप इन लोगों को कुछ नहीं कहेंगे? मैं तो कहती हूँ हामिद, इस लड़की पे नकील डालें। अगर कल कला को मेरी बच्ची के रिश्ते में कोई मसला हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं समीना से जाकर बात करता हूँ कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। अब्बू, आप ज़्यादा कुछ मत बोलिएगा सामिया या चच्ची को। बेचारी वैसे ही इतनी दुखी हैं जब से चाचा की डेथ हुई है। देखा आपने, कितनी फिक्र है इसको सबकी। मेरी तो यही दुआ है कि हर घर में मेरी बेटी जैसी औलाद पैदा हो। जा बेटा, अब्बू के लिए रोटी डाल दे। हाँ बेटा। कितनी नेक और शरीफ बच्ची है, पढ़ाई के अलावा तो इसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। और एक वो समीना, उसकी बेटी को देख ले आप, सामिया को, बेवा माँ को धोखा दे रही है वो। देखिए, हमारे यहाँ सोसाइटी में फैमिली सिस्टम को लेके अगर हम बात करें, तो जो नियर वन है, यानी जो आपकी क्लोजेस्ट फैमिली है, जिसमें आपके बच्चे आ जाते हैं, बीवी, हस्बैंड, ये सारे, तो इसमें हमारा यहाँ एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि क्लोज़ बॉन्डिंग पाई जाती है। तो अगर आप उन फैमिली मेम्बर्स के बारे में कोई भी बात करते हैं तो फ़ौरन से इंसान डिफेंसिव हो जाता है, और स्पेशली जो हेड ऑफ़ फैमिली है तो वो डिफेंसिव हो जाता है कि नहीं, मेरे बच्चे ने तो ऐसा किया नहीं होगा। लेकिन जब बाद में उनको चीज़ें बताई जाती हैं और तमाम सबूत मुहैया किए जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि जनाब हाँ, ये बात बिल्कुल सही, शर्मिंदा होते हैं। जबकि अपने से हट के दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, थोड़ा सा दूर के हैं, तो उसमें अगर कुछ भी कहा जाए तो ठीक है, सही है, चलता है। या फिर ऑन द अदर हैंड, बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे नेगेटिव माइंड के होते हैं कि वो थोड़ा सा अंदर से खुश होते हैं
कि चलो अच्छा है ये इस तरह से ठीक है, मेरे बच्चे तो सही हैं। तो ये एक चूँकि क्लोज बॉन्डिंग है तो इस वजह से ये डिफेंसिव सिस्टम पाया जाता है। चाय तुम क्यों लेकर आई हो? सामिया से क्यों नहीं कहा चाय के लिए? वो घर पे नहीं है। ओ, आज भी घर पर नहीं है? भाभी फैक्ट्री गई हुई है वो। फैक्ट्री? मगर आज तो फैक्ट्री की छुट्टी होती है, आज क्यों गई है वो? अरे हामिद, आपको पता नहीं है, आपकी भतीजी फैक्ट्री में मिनिस्टर लग गई है। बेचारी को छुट्टी वाले दिन भी काम पर जाना होता है। भाई इतवार के दिन फैक्ट्री खुली होती है, वहाँ ओवर टाइम होता है तो वो भी लगा लेती है। बस रहने दो सबीना, कोई ओवर टाइम नहीं होता है। बेवकूफ़ बना रही है तुम्हें, सब पता है मुझे। क्या मतलब? मेरा कोई मतलब नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि तुम्हारी बेटी बाहर लड़कों से मिलने जाती है। देखें भाभी, आप मुझसे बड़ी हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी बच्ची पे झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे और मैं चुप रहूँगी। क्या करोगी तुम? किस किस की जबान रोकोगी, किस किस को चुप कराओगी? अरे सब जानते हैं तुम्हारी बेटी के करतूतों के बारे में। हामिद, देखा आपने, इसका तो ये हाल है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ना कि अपनी बेटी पर नजर रखे, उल्टा उसकी हिमायत में हमसे लड़ रही है। हामिद भाई, देखें आपके सामने भाभी मेरी बेटी को किस तरह बुरा भला बोल रही है, आप कुछ तो बोले ना। मुझे बोलने काबिल छोड़ा ही कहा तुमने। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि राशिद के मरने के बाद तुम दोनों इस कदर आज़ाद हो जाओगी, क्या हमें सबके सामने शर्मिंदा करवाओगी? भाई हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। यकीनन आपको गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई। सुंबुल के दोस्तों ने कई मरतबा उसे लड़कों के साथ घूमते हुए देखा है, और वो मोहल्ले की औरतें भी आपदा क्या कहती हैं, अजीब अजीब बातें करती हैं। भाभी क्या कहती हैं मोहल्ले की औरतें? अरे कहना क्या है, यही कहते हैं कि सामिया पे नजर रखें, उसकी चाल चलन ठीक नहीं है। झूठ, सब झूठ बोल रही हैं, मेरी बेटी पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। हाँ, सब झूठे हैं, तुम और तुम्हारी बेटी पारसा है। बिल्कुल नेक और पारसा है मेरी बेटी, मुझे उस पर पूरा यकीन है। कोई क्या कहता है, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम लोग तो ढिठाई पर उतर आए हो। अरे जलीलो ख्वार तो हम हो रहे हैं ना। हामिद, लगता है इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। हम तो इनके फायदे के लिए आए थे, मगर इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। चले उठे हामिद। हम तो तुम्हें अपना समझकर समझाने के लिए आए थे, मगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इस घर में अगर राशिद का हिस्सा ना होता तो मैं एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी पर कोई बुरा असर पड़ा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जेलसी के पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। हमारे यहाँ जो फैमिली सिस्टम है उसमें जो ब्रॉट अप प्रोसेस होता है उसमें शुरू से ही बच्चों के दिमाग में कंपैरिजंस डाल दिए जाते हैं कि वो फर्स्ट आया तो तुम सेकंड क्यों आए, वो इतना अच्छा पढ़ाई में तुम अच्छे क्यों नहीं हो, यानी ये कंपैरिजंस डालते हैं। तो फिर वो जेलसी अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है कि जब भी कोई दूसरे के पास अच्छी चीज़ होती है तो फ़ौरन से बच्चा जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव फील करता है, जेलस फील करता है। फिर हमारे यहाँ जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो एक कल्चर है, इसमें कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जो जिसे कहते हैं कि वो अल्लाह ताला ही सही करें तो होंगे, जिसमें मिसाल के तौर पे सास और बहू का रिश्ता, देवरानी जेठानी का रिश्ता, नंद भावज का रिश्ता। तो इन रिश्तों में फिर जो है वो एक कंपटीशन पाया जाता है कि देवरानी जेठानी है तो उसमें एक अलग से कंपटीशन, वो शुरू से ही जब आते हैं तो वो जनाब माइंडसेट एक होता है कि उससे अच्छा रहना है। क्या बात है अम्मी, आज आप बहुत खामोश हैं। जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ आप कुछ बोल भी नहीं रही, वरना रोज़ तो आप फैक्ट्री की एक बात पूछती हैं। बस बेटा, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। खैर तुम बताओ, आज कैसा दिन रहा तुम्हारा? फैक्ट्री तो रोज़ जैसा ही रहा, लेकिन आज मैं सुंबुल को देख के बहुत हैरान हो गई। सुंबुल को? वो कहाँ मिली तुमसे? वो मिली नहीं कहीं, लेकिन मैंने उसे बड़े बेतकल्लुफ़ी से एक लड़के के साथ गाड़ी में घूमते हुए देखा है। लड़के के साथ गाड़ी में? बेटा तुम्हें पक्का यकीन है वो सुंबुल ही थी? तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं अम्मी, मैं क्या सुंबुल को नहीं पहचानूंगी, बल्कि मैंने तो उसे आवाज़ भी दी, लेकिन वो मेरी आवाज़ नहीं सुनी और गाड़ी में बैठ के चली गई। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आया। अपनी बेटी की खबर नहीं और दूसरों की बेटियों पे झूठे इल्ज़ाम लगाती हैं। क्या?
कौन, किस पे इल्ज़ाम? अरे कुछ नहीं, बस तुम्हें क्या ज़रूरत है सुंबल पे गुस्सा करने की? तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन अम्मी, सुंबुल जो कर रही है इससे तो ताया जान की इज़्ज़त ख़राब हो सकती है ना। मुझे लगता है कि हमें ताया ताई से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। हाँ, तुम्हारी ताई तुम्हारी बात पे यकीन करने के बजाय उल्टा तुम पे 100 इल्ज़ामात लगा दें। बेटा हमें इससे क्या कि सुंबल क्या करती है, बस अपने काम से काम रखो। क्या हुआ है आखिर? ज़रूर कोई बात हुई है, वरना अम्मी इतनी परेशान नहीं होती। सुंबुल नहीं लौटी अब तक? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे वो मुझे बताकर गई है कि मैं अपनी दोस्त के घर पढ़ने के लिए जा रही हूँ, और पढ़ाई में तो देर सवेर होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी जवान बेटी इतनी देर से घर से बाहर है, मैं परेशान भी ना हूँ। आबिदा, तुम्हें पता है कि मुझे सुंबुल का इतनी देर घर से बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी तुमने उसको इतनी छूट दे रखी है कि वो 12 बजे की गई हुई है, शाम के 5 बज रहे हैं, अब तक नहीं लौटी। हाँ तो भाई क्यों ना छूट दूँ उसे? मुझे अपनी बेटी पर, उसकी तरबियत पे पूरा भरोसा है। आपकी भतीजी सामिया की तरह नहीं कि काम का कहकर जाती है और कहीं और निकल जाती है। फजूल बातें मत करो, उसे फ़ोन करो और कहो कि जल्दी घर लौटे। ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ। और हाँ, अब मैं सुंबुल को आगे नहीं पढ़ाऊंगा। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, बस अब मैं उसकी शादी करूँगा। क्या शादी? मगर सुंबुल तो आगे पढ़ना चाहती है। आपदा, सामिया का हाल देखकर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? क्या तुम चाहती हो मुझसे आगे पढ़ाऊँ और फिर वो नौकरी के नाम पर हमें धोखा दे? मेरी सुंबुल ऐसी नहीं है। कान खोल कर सुन लो, मैं मुझसे आगे नहीं पढ़ाऊंगा, उसकी शादी की तैयारी करो, समझी? यार सुंबल, तुमने क्या जेल की कैदियों वाला अपना मुंह बनाया हुआ है? प्लीज़ अपना मूड ठीक करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम तो बस मुझे हंसते हुए अच्छी लगती हो। मुंह नहीं बनाऊं तो क्या करूं? टाइम देखा है तुमने? कितनी देर हो गई है, अब्बू तो मुझे जान से ही मार देंगे। अरे कुछ नहीं कहते तुम्हारे अब्बू, तुम उनको कंबाइन स्टे कह के आई थी कि कह देना कि बस पढ़ाई में ही देर हो गई। अच्छा है, वो खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि मेरी बेटी कितनी पढ़ाकू हो गई है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। एक बात तो बताओ, अगर तुम्हारे अब्बू हमारे रिश्ते से इनकार करते हैं तो क्या फिर तुम अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करोगी? हरगिज़ नहीं, मैंने आज तक किसी की मर्ज़ी से एक शर्ट तक तो ख़रीदी नहीं, तो शादी कैसे करूँगी? तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अभी मेरी शादी में बहुत टाइम है। अम्मी की कॉल। हेलो जी जी अम्मी, जी जी बस रास्ते में हूँ, 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। हाँ हाँ ऑटो में ही आ रही हूँ। जी जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। वाह जी, अच्छे खासे हैंडसम लड़के तुमने ऑटो वाला बना दिया। चलो बहुत देर हो गई है। अम्मी मैं आपके सर की कसम खाती हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं फैक्ट्री जाती हूँ और आती हूँ, ताया ताई मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अम्मी, ताई तो हमेशा से हमारी दुश्मन रही है ना, लेकिन मुझे हैरत हो रही है ताया बूबे कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उन्हें भी भाभी ने भड़काया है। लेकिन ताया क्यों ताई की बातों में आ रहे हैं? जब अब्बू थे तो उस वक्त भी ताई ऐसी ही थी, लेकिन ताया अब्बू तो मुझसे मोहब्बत करते थे। बेटा पहले उन्हें ये डर नहीं था कि हम उनसे कुछ मांग लेंगे। अब तुम यतीम हो चुकी हो। यतीमों का कोई वाली वारिस नहीं होता, हर कोई उससे दूर ही रहता है। अम्मी ऐसा है तो आप उनसे कह दें कि हम उन पर बोझ नहीं बनेंगे। नहीं बेटा, ये इन बातों का हल नहीं है। इसका हल सिर्फ एक ही है कि तुम्हारी शादी हो जाए, वरना भाभी तुम्हारे सारे ज़माने में इसी तरह बदनाम कर देंगी। अम्मी क्या आपको सारे मसले का हल मेरी शादी नज़र आता है? मैंने कह दिया है ना, मैं आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वाह, तुम दुनिया की वाहिद लड़की हो जो बेवा माँ को छोड़ के शादी नहीं करोगी। अरे दुनिया की लड़कियां शादी करती हैं, उनकी माएँ अकेली रहती हैं, मैं भी रह लूँगी। वरना तुम्हारी ताई तुम्हारे ताया के बाद तुम्हें सारे जहां में बदनाम कर देंगे।
बस मैं तुम्हारी शादी करके रहूँगी, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। NLP की एक बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है जिसको कहते हैं मेटा मॉडल। और मेटा मॉडल ये कहता है कि किसी भी बात की तह तक पहुंचने के लिए हमें 5 W's का सहारा लेना चाहिए, 5 W's यूज़ करने चाहिए। एंड व्हाट डू वी मीन बाय 5 W's, यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस। बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम की सिचुएशन में, किसी भी मसले में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में आप प्रॉपर क्वेश्चनिंग करते हैं तो आप उस मसले की तह तक पहुंचते हैं, आपको जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। अदरवाइज़ सरफेस लेवल पे अगर आप चीज़ों को सुनते हैं और उसकी बेसिस पे फ़ैसला करते हैं और अपना माइंड बना लेते हैं तो उससे फिर बहुत सी दफ़ा रिश्तों में तलखी आती है, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, तल्ख कलामी होती है, बदमज़गी होती है और जो फैमिली रिलेशंस है उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। काशिफ, मैं तुमसे बात करती हूँ, शायद अम्मी आ गई। ठीक है, हाँ मैं करूँगी कॉल। ओके बाय। तौबा तौबा, इतनी गज़ब की गर्मी पड़ रही है आज। अब सुम्बुल, हांडी वगैरह तो चढ़ा दी ना तुमने? नहीं अम्मी, वो एक्चुअली कल मेरा टेस्ट है ना, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई थी, इसलिए भूल गई। अरे अब छोड़ो टेस्ट वेस्ट, हम लोग तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहे हैं। मेरी शादी? हाँ, तो इसमें इतने हैरान होने की क्या बात है? अरे तुम्हारी फुप्पो ने आमिर के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है, अब तुम्हारे अब्बू इस बारे में सोच रहे हैं। क्या? अब्बू मेरी शादी उस स्टोर चलाने वाले आमिर से सोच रहे? ना तो उसकी कोई पर्सनालिटी है और ना ही उसे कुछ फैशन का पता है, बिल्कुल बेढंगा है वो। अच्छा खासा लड़का है, पढ़ा लिखा, शरीफ, अपना कारोबार है उसका, पैसे की रेल पेल है, अपना घर है। होगी पैसों की रेल पे, लेकिन मुझे उस आमिर से शादी नहीं करनी। आप जाकर अब्बू को कह दें कि फुप्पो को मना कर दें फौरन। अच्छा, तो फिर किस शहजादी गुलफाम से शादी करोगी? काशिफ से। ये क्या बकवास कर रही हो? कौन है ये काशिफ? मेरी दोस्त का भाई है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, इसलिए आप अब्बू को बोलें कि फुप्पो को मना कर दें। मैं शादी नहीं करूंगी आमिर से। ये लड़की तो पागल हो गई है। अरे ये मुझे अपने साथ साथ मेरी शामत दिलवाएगी अगर हामिद को कुछ पता चल गया तो। नहीं, हामिद को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। इससे पहले कि उन्हें पता चले मैं इसकी शादी कर दूंगी। खुदा। अरे बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। असद की अम्मी ने तुम्हें पसंद कर लिया और अगले ही माह सादगी से शादी का कह रही हैं। अम्मी, मुझे नहीं करनी अभी ये शादी वादी, आप प्लीज़ उनको मना कर दें अभी। अरे ऐसे कैसे मना कर दूँ? रोज़ रोज़ अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, वो भी जहेज़ की बगैर लालच के। उन्हें एक शरीफ सी लड़की चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि असद तुम्हारी ही फैक्ट्री में जॉब करता है। मेरी फैक्ट्री में? लेकिन मैं तो ऐसे किसी असद नाम के शख्स को नहीं जानती। अरे किसी और डिपार्टमेंट का नाम लिया था बेटा, मैं नाम भूल गई हूँ। लेकिन देखो अल्लाह का कितना करम है, बैठे बिठाए मेरे अल्लाह ने कितना अच्छा रिश्ता दे दिया। मैं तो शुक्राने कभी नफल पढ़ने जा रही हूँ। ये लो सुम्बुल बेटा, मुंह मीठा कर लो। अरे वाह अम्मी, मिठाई किस लिए? तुम्हारे अब्बू ने आमिर के लिए तुम्हारी फुप्पो से हाँ कर दिए। क्या कह रही हैं अम्मी आप ये? अम्मी, आपसे मैंने कहा भी था कि मुझे काशिफ के अलावा किसी से शादी नहीं करनी, तो आपने फुप्पू का हाँ क्यों की? बकवास मत करो, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि तुम्हारी फजूल बातें हम सुने। तुम्हारे अब्बू ने आमिर से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और अगले माह तुम्हारी शादी है। और कान खोल के सुन लो सुम्बुल, अब तुम्हारे मुंह से काशिफ का नाम मैं बिल्कुल ना सुनूं, समझी? आबदा, खुदा का शुक्र है कि सुम्बुल का रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय हो गया। वरना जब तुम मुझे सामिया का बताया था ना, तो मेरी तो रातों की नींद उड़ गई थी। बहुत परेशान था कि कहीं हमारी सुम्बुल भी सामिया के रास्ते पर न चल पड़े। आप ऐसा कुछ ना सोचें, हमारी सुम्बुल बहुत फर्मा बरदार है। देखा नहीं आपने कैसे खुशी खुशी उसने रिश्ता तय कर लिया? ये तो है। अब तो तुमने उस पर नज़र बहुत रखी और तरबियत भी अच्छी की है। काश
समीना भी सामिया पर ऐसे ही नज़र रखती है। अरे छोड़े ना, आप क्यों अपना दिल छोटा कर रहे हैं? बस अब बेटी की शादी की तैयारी करें खुशी खुशी। आखिर हमें आमिर जैसा इतना अच्छा लड़का मिला है। कैसे आना हुआ? मैंने सामिया की शादी पक्की कर दी है और अगले महीने उसकी शादी है, तो मैं आप दोनों को दावत देने आई थी। मुबारक हो। हमने भी अपनी सुंबुल का रिश्ता तय कर दिया है, वो भी उसकी सगी पुप्पी के घर। हमारी ही मर्जी से हुआ है। अब तुमने सामिया का रिश्ता कहाँ तय किया? लड़का मतलब क्या करता है? भाभी, लोग तो खैर हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, और लड़का तो सामिया की फैक्ट्री में ही काम करता है। ओहो, अच्छा अच्छा, यानी कि सामिया ने रिश्ते के लिए चक्कर चला लिया। देखा, जो मैं कहती थी वही हुआ ना? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। अरे बस रहने दो समीना, सब समझती हूँ मैं। भाभी, आपको गलत फहमी हो रही, दरअसल ये सब कुछ इतनी अरे जल्दी। समीना, कितना झूठ बोलोगी? आप तो जो कह रही है वो ठीक कह रही है। जब तो माँ बेटी ने खामोशी सारे मामला तय कर लिए। एक ही घर में रहते हुए सगे ताया को बुलाया तक नहीं। मैं शादी में नहीं आ सकूँगा। जैसे खुद ही तुमने सब मामला तय कर लिए हैं, वैसे रुखसत भी कर देना। और जाहिर है अब हमारी सुंबुल की शादी में भी बहुत कम दिन रह गए हैं। हम लोग तो बहुत बिजी हैं। ठीक है भाई साहब, जैसे आप लोगों की मर्जी। मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने पूरा किया। सब कुछ खुद कर करा के अब हमें दावत देने आई है ड्रामा रचाने के लिए। पता था यही होना है। मैं अपनी बेटी को माइयों के लिए खुद सजाऊंगी। कितनी हसीन लगेगी वो इस जोड़े में। सुंबुल, कहाँ हो बेटा? हामिद, हामिद कहाँ हैं आप? ये क्या किया सुंबुल ने? हमारे मुंह पे कालक मल के काशिफ के साथ भाग गई। हामिद, हामिद, हामिद। आजकल हम देखते हैं कि यूथ जो है वो पसंद की शादी के लिए अपने फैमिली मेम्बर और स्पेशली अपने पेरेंट्स को भी नाराज़ कर देती है। तो हमेशा कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। हमारे जो वैल्यू सिस्टम है उनकी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, और उसमें जो फैमिलीज़ मेंबर्स हैं उसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। कि चाहे आप पसंद की शादी करें लेकिन अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, उनको बताएं, उनको समझाएं, डिस्कस करें, क्योंकि देखें डिस्कशन से बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जो भी उनके रिजर्वेशंस हैं, उनके कंसर्न्स हैं, उनको आप दूर करें, तो कोई वजह नहीं है कि वो नहीं मानेंगे और चीज़ें सेट हो जाएंगी। अगर जो भी हमारी नई जनरेशन है वो पेरेंट्स को साथ लेके चले, डिस्कस करे, उनको बताए और उनसे भी रहनुमाई हासिल करे, तो 95% प्लस जो है वो चीज़ें सही होंगी और किसी भी किस्म का उसमें बिगाड़ नहीं होगा। शुक्र है भाभी, आपको होश आ गया। आपने तो हमें ड्राई दिया था। ठीक कहती हो तुम, होश में तो मैं अब आई हूँ। अम्मी, मैंने ताई जान के लिए सूप बना दिया है, आप ला दीजिएगा, मैं घर जा रही हूँ। सामिया बेटा, मैं इस काबिल नहीं कि तुम मेरा ख्याल करो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हारे नफरत के काबिल हूँ। आबिदा, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ हामिद। जो बच्ची अपना घर चलाने के लिए इज्जत के साथ काम पे जाती थी, उस पर हम गलत गलत इल्ज़ामात लगाते थे, उसे बुरा भला कहते थे, बदनाम करते थे, और आज हमारी बेटी हमें बदनाम करके चली गई। बेटा, बेटा मुझे माफ़ कर दो ताकि मेरे दिल को सुकून आ जाए। नहीं ताई अम्मी, ऐसा ना कहें, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और यकीन माने मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं है। आबिदा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। तुमने मुझे समीना और सामिया के सामने इतना शर्मिंदा किया है कि समझ नहीं आ रही किस मुंह से इनसे माफ़ी मांगूं। तुम्हारी बातों में आके मैंने बहुत बुरा सलूक किया इनके साथ।
अरे नहीं भाई साहब, बाप बेटियों से माफ़ी नहीं मांगते, उनके सर पे हाथ रख के दुआएं देते हैं। ठीक कहा समीना तुमने। आज से मैं तुम दोनों के साथ हूं। सुंबुल तो मेरी दुआओं के लायक नहीं रही, मगर सानिया बेटी, इसे मैं बेटी बनाकर अपनी दुआओं के साथ खुद रुखसत करूंगा। और मैं अपने हाथों से अपनी बच्ची को दुल्हन बनाऊंगी। एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्विवेलेंट रिएक्शन। ठीक है, ये शायद न्यूटन का तीसरा कानून भी था कि हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। तो इसको इस तरह से हम समझते हैं कि जैसे हमारा हर एक्शन जो है वो एक बॉल की तरह है कि बॉल को हम दीवार पे मारेंगे तो वो उसी तेज़ी से वापस हमारी तरफ लौटेगी। तो अगर पॉजिटिव एक्शन हो या नेगेटिव एक्शन हो, वो वापस तो आपकी तरफ आएगा। आप अच्छा करेंगे तो वो अच्छाई की सूरत में आपकी ज़िंदगी में आगे कभी ना कभी आएगा, और अगर बुरा सोचेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में होगा और कुछ ना कुछ ऐसा बुरा होगा जो कि आप दूसरों के लिए सोच रहे होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचें, लोगों के लिए अच्छा करें और लोगों की ज़िंदगी में कुछ अपना भरपूर पॉजिटिव किरदार अदा करने की कोशिश करें।